नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने प्यारे परिवार साइंस बाई पुष्पेंद्र सर यूट्यूब चैनल पर। एक बार सभी साथी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे आज वीडियो के नीचे कि आप लोग सभी कैसे हैं। जबरदस्त होंगे एकदम। और उम्मीद ये करता हूं कि आप लोगों ने पिछले 2 चैप्टर की वीडियोस अच्छे से देख ली होंगी। जिस तरीके से कंप्लीट फिजिक्स को आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सेशंस रहते हैं ये आपके। जैसे अभी तक हमने आपको 2 चैप्टर पढ़ाए। जैसे पहला आपको पढ़ाया मोशन, गति, जिसमें 2024 में जो भी रेलवे के एग्जाम हुए उनसे लेटेस्ट क्वेश्चंस भी निकालकर हमने आपको, चाहे वो न्यूमेरिकल हो चाहे वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन हो, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया। तो आप लोग चेक कर लेना, 2 चैप्टर हमारे इस सीरीज के अंदर कंप्लीट हो गए। एक मोशन और दूसरा है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, बल और गति के नियम। आज हमारा ये तीसरा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है और जिसका नाम है वर्क, एनर्जी एंड पावर, कार्य, ऊर्जा और शक्ति। बच्चों, सबसे ज्यादा जो न्यूमेरिकल बनते हैं ना, ये 4 या 5 टॉपिक से ही आपके बनते हैं। जैसे सबसे पहला मोशन होता है, गति, फिर आता है आपका फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, बल और गति के नियम, तीसरा आता है वर्क, एनर्जी, पावर, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, चौथा ग्रेविटेशन, पांचवा इलेक्ट्रिसिटी और छठवां आपका लाइट। इनसे ही सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। तो ये जो सीरीज है, ये जो क्लास है आपकी, जो डेली आपको शाम को लगभग 6 बजे के करीब एक वीडियो आपको डेली मिलेगी इस बैच के अंदर, इस क्लास के अंदर, इस सीरीज के अंदर। और इसमें आपको पूरा का पूरा साइंस का सिलेबस पढ़ाया जाएगा चैप्टर वाइज। ठीक है, ये सीरीज आपकी रेलवे के किसी भी एग्जाम के लिए, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, जेई टेक्नीशियन, एएलपी या और बाकी के जो भी एग्जाम है रेलवे के अलावा, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो करते हैं स्टार्ट आज के पहले क्वेश्चन से, है ना। और आज मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जो बच्चा वीडियो को कंप्लीट देखेगा तो क्लास के लास्ट में एक प्यारा सा गिफ्ट भी मैं आपको देने वाला हूं। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखना और कमेंट में हर क्वेश्चन का आंसर भी आप लोगों को बताना है। तो पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारी स्क्रीन के ऊपर आ गया। देखो, क्वेश्चन तो समझना है ही है आपको, लेकिन उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो भी आपको अच्छे तरीके से समझना है, क्योंकि उसी तभी तो मैं कहता हूं कि क्वेश्चन के माध्यम से आपको थ्योरी पूरा करवा दूंगा। बस आप लोग समझते रहिएगा। पहला सवाल हमारी स्क्रीन के ऊपर आपके सामने है। आप, ये क्वेश्चन कहता है ए बॉडी, देखो ध्यान से समझना, सभी लेटेस्ट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं एएलपी 2024 के अंदर पूछा गया सवाल है। ए बॉडी ऑफ मास एम इज टेकन फ्रॉम द ग्राउंड, कि नहीं, कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान एम, उसको जमीन से एच हाइट पर उठाया जाता है। तो आप लोग कमेंट करके बताएं कि उसका गुरुत्व जनित त्वरण या गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कितना होगा। प्यारे साथी, मैं आपको पहले तो बता दूं कि देखो, हमारा जो एक एनर्जी आता है, एक एनर्जी का टाइप है जिसे कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ध्यान से बेटा कॉन्सेप्ट को समझना, मतलब इतना मजेदार सेशन होने वाला है, बहुत ज्यादा। एक पोटेंशियल एनर्जी होती है जिसे हम क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, और एक होती है हमारी गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा तो आप लोग जानते ही हो, क्या, काइनेटिक एनर्जी। बेटा, अगर कोई चीज मोशन में है, गति में, अगर कोई ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु अगर गति में है तो उसमें कौन सी ऊर्जा होगी, याद रखना, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा गति के कारण होती है, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट यदि मोशन में है तो समझ जाओ उसमें काइनेटिक एनर्जी। इसका फॉर्मूला क्या होता है काइनेटिक एनर्जी का, 1/2 mv²। क्या होता है, 1/2 mv²। लेकिन अगर कोई वस्तु, अब बहुत सारे बच्चे गलत क्या समझ लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है, विराम में, तो स्थितिज ऊर्जा। नहीं बच्चों, रेस्ट के कारण कोई एनर्जी नहीं होती, विराम के कारण कोई ऊर्जा हमारी नहीं होती है। लेकिन स्थितिज ऊर्जा 2 कारण से होती है। देखो, या तो आप किसी चीज को हाइट पर रख दो, ऊंचाई पर, या तो आप किसी चीज को कहां रख दो, हाइट पर, ऊंचाई पर, तो उसमें कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल। या फिर बेटा आप किसी चीज का शेप चेंज कर दो, यानी कि आकार बदल दो, किसी भी चीज का आकार बदल दो, तो फिर उसके अंदर कौन सी हो जाएगी, तो भी आपकी स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी, आकार बदलने के कारण या फिर ऊंचाई पर रखने के कारण। इसीलिए ये 2 प्रकार की होती है ना। ये एग्जाम में बहुत बार आता है कि भाई स्थितिज ऊर्जा कितने टाइप की होती है, तो आप बोलेंगे सर पोटेंशियल एनर्जी 2 टाइप की होती है। ठीक है, क्योंकि 2 कारण से होती है तो 2 टाइप की हो जाएगी। सबसे पहले ऊंचाई के कारण जो भी होगी, ऊंचाई के कारण, उसे बोलेंगे ग्रेविटेशनल, क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, यानी हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, गुरुत्वीय गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। और बेटा एक बात याद रखना, आकार में बदलने के कारण जो होगी इसको हम बोलेंगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, मतलब इसको बोलेंगे हिंदी में प्रत्यास्थ
प्रत्यास्थ गति स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा तो दो प्रकार की होगी, एक ग्रेविटेशनल एक इलास्टिक। इसको निकालने का फॉर्मूला होता है बेटा mgh। तो मैंने ये एक क्वेश्चन से आपको पूरा एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया, ठीक है। तो दोनों आपको क्या करने, अलग अलग, इसको दोनों को ही निकालने का फॉर्मूला है mgh। उम्मीद है क्वेश्चन पढ़ने में मजा आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन का आंसर बताओ। चलो देखो, हमारी क्लास के अंदर ये ऐसा सेशन है कि क्वेश्चन की संख्या भले ही कम होगी लेकिन कॉन्सेप्ट उस चैप्टर के पूरे मैं आपको सिखा दूंगा। अगर आपने पूरी सीरीज को फॉलो कर लिया, मेरा विश्वास करना एक भी सवाल इसके बाहर आपका बनेगा नहीं, पेपर में सब यहीं से आएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या है, और थ्योरी पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर आपने क्वेश्चन ही देख लिए, क्योंकि इतना एक्सप्लेन मैं आपको कर दूंगा। कहता है कार्य की एसआई यूनिट क्या होता है। देखो बेटा, सबसे पहले हम क्या समझते हैं, वर्क को समझते हैं। कार्य होता क्या है, देखो बच्चों, कार्य तब होता है जब हम किसी चीज पर फोर्स लगाएं, बल, और वो ऑब्जेक्ट, वो वस्तु जिसके ऊपर आपने बल लगाया वो थोड़ा सा आगे बढ़े, यानी कि उसके अंदर क्या हो, डिस्प्लेसमेंट हो, विस्थापन हो, कुछ तो आगे जाएगा। मान लीजिए आपने धक्का लगाया, बल लगाया, तो उसमें 1 मीटर 2 मीटर थोड़ा सा क्या हो, डिस्प्लेसमेंट हो, विस्थापन। अच्छा सर, ना हो तो क्या होगा, मान लीजिए ऐसा भी तो हो जाएगा कि आपने फोर्स तो लगाया, बल लगाया, आपने दीवार को धक्का मार रहे हो आप, तो उसमें तो डिस्प्लेसमेंट हुआ नहीं, दीवार तो आगे जाएगी नहीं, तो फिर कार्य जीरो हो जाएगा, ठीक है। यानी कार्य होने के लिए दोनों ही चीजों का होना जरूरी है, बल का भी लगना जरूरी है, फोर्स का, और डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन का होना भी आपका जरूरी है। तो कार्य का जो सूत्र होता है वो क्या हो जाता है, बल यानी कि फोर्स इनटू विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट। तो याद हो गया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो जाएगा, कार्य का सूत्र हमारा हो जाएगा बल गुणा विस्थापन। यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं, W बराबर क्या हो जाएगा, F गुणा S। S का मतलब विस्थापन होता है, F का मतलब बल होता है, ठीक है बेटा। तो अब देखो यहां से यूनिट इसका मात्रक, अच्छा एक फॉर्मूला तो चलो ठीक है ये है। कई बार क्या होगा बेटा, आपको जैसे मान लीजिए ये F है फोर्स और ये क्या है, S है विस्थापन, तो इनके बीच में कभी कभी एंगल भी दे देता है कि मतलब बल और विस्थापन के बीच का कोण यदि आपको दिया जाए तो वहां पे आपको फॉर्मूला पता है क्या लगाना है, W बराबर एफ एस कॉस थीटा, ये वाला सूत्र आप लगा दीजिएगा, ठीक है। कॉस थीटा वहां पे आ जाता है, याद रखेंगे। अच्छा थीटा की कुछ वैल्यू याद रखना, जैसे शायद गणित में तो आपने पढ़ा होगा कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है ना, कभी कभी न्यूमेरिकल आएगा सॉल्व करने के लिए, कॉस 30 की वैल्यू √3/2 होती है, कॉस 45 की वैल्यू कितना होता है, 1/√2 होता है, कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो आप बोलेंगे सर कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होता है, कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, तो 0 होती है बेटा, और कॉस 180 का मान आप लोग कमेंट करके बताओ कितना होता है, -1 होता है, ठीक है। एफ एस कॉस थीटा, तो कॉस की कुछ वैल्यू मेरी तरफ से ये क्या कर लेना, 5 6 3 4 2 6 वैल्यू आप याद रखना। अच्छा यूनिट क्या है, तो बेटा कार्य का मात्रक वैसे तो जूल होता है, एसआई मात्रक पूछा है, एसआई का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनिट, है ना, अंतरराष्ट्रीय इकाई। हर चीज को मापने की एक एसआई यूनिट होती है। एसआई जो पद्धति है, सिस्टम, वो 1960 में बना था और हर किसी को मापने की क्या बनाई गई है, एक एसआई यूनिट जो इंटरनेशनल लेवल पे फॉलो होगी, अंतरराष्ट्रीय मात्रक यानी हर जगह मान्य होगा। लेकिन एक होता है सीजीएस मात्रक, एसआई से पहले, एसआई पद्धति से पहले 1960 में तो एसआई पद्धति आया, उससे पहले एक सीजीएस मात्रक होता था, ठीक है। तो एक तो आपको याद रखना है कार्य का एसआई मात्रक जूल, एक और होता है एसआई मात्रक, देखो बल का मात्रक होता है, फोर्स का यूनिट क्या होता है बेटा, बल का मात्रक न्यूटन, और विस्थापन का यूनिट क्या होता है, मीटर। तो दूसरा जो एसआई मात्रक है वो हो जाएगा न्यूटन मीटर, दूसरा एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर। और फिर उसके बाद ये जो अर्ग होता है ना, अर्ग, ये सीजीएस मात्रक होता है, ये भी याद रखना बेटा कि कार्य का सीजीएस मात्रक जो होगा वो अर्ग होगा, कार्य का सीजीएस मात्रक क्या होगा, आपका अर्ग होगा। और 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं, 1 जूल के अंदर 10 की घात, जूल बड़ा होता है, 1 जूल के अंदर 10 की घात 7 अर्ग होते हैं। 1 जूल में कितना अर्ग होता है, 10 की घात 7 अर्ग आपका होता है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये पूरा का पूरा, देखो मैंने कार्य के बारे में सब कुछ समझा दिया आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा, तीसरे क्वेश्चन पर हम चलते हैं। आप लोग कमेंट करके बताना कि क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा।
कहता है कि भाई कौन सी भौतिक राशि विद्युत परिपथ, मतलब ये तो इलेक्ट्रिक करंट वाला टॉपिक आ गया है, बट एनर्जी का टॉपिक है तो आपको समझना है। विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के क्षय या उपभोग की दर। तो बेटा देखो, पावर का फॉर्मूला होता है, पावर का फॉर्मूला याद रखना हमेशा क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, कार्य बटे समय। ठीक है। अब कार्य को आप एनर्जी भी कह सकते हो, क्योंकि वर्क और एनर्जी अलग अलग नहीं होते। वर्क, कार्य और ऊर्जा अलग अलग नहीं होते। कार्य और ऊर्जा तो एक ही चीज होते हैं। काम को करने की जो कैपेसिटी होती है, कार्य को करने की जो क्षमता है, उसे ऊर्जा कहा जाता है। तो वर्क की जगह आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ एनर्जी भी लिख सकते हैं। तो एनर्जी, ऊर्जा या कार्य बटे समय, यानी इसको दर को पता है क्या कहा जाता है, दर का मतलब समय से भाग देना है। यही हमारा पावर कहलाता है। पावर बराबर वर्क अपॉन टाइम या फिर एनर्जी अपॉन टाइम। याद हो गया आप लोगों को? ठीक है। चलिए, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अच्छा, पावर का आप मुझे यूनिट बताओ। अगर आपको किसी चीज की पावर निकालनी है तो मैंने कहा कि आपको कार्य में कितने से भाग देना पड़ेगा, जो कार्य होता है उसमें टाइम, टाइम का मतलब समय से भाग देना पड़ेगा। तो बेटा यूनिट क्या आ जाएगा आप लोगों का, जो मात्रक होगा किसका, शक्ति का जो यूनिट होगा वो क्या हो जाएगा। देखो, एक तो यूनिट क्या होता है, वॉट। पावर का यूनिट एक क्या होता है, वॉट। दूसरा क्या होता है, देखो कार्य का मात्रक होता है जूल, और टाइम का यूनिट होता है सेकंड, तो जूल पर सेकंड। जूल पर सेकंड या फिर पावर का यूनिट क्या हो जाएगा आपका, वॉट। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और ये भी याद रखना कि 1 किलो वॉट में कितना वॉट होता है, 1 किलोवाट में 1000 वॉट होता है। और 1 हॉर्स पावर में कितना होता है, 1 हॉर्स पावर में कितना वॉट होता है, तो 740 वॉट होता है। 1 हॉर्स पावर में कितना वॉट होता है, 740। तो दोनों पॉइंट आपको क्या करने, याद रखने हैं। ठीक है, दोनों ही पॉइंट। तो वर्क पावर में इससे ज्यादा क्वेश्चन आपका नहीं बनता है। याद हो गया होगा। चलिए, चौथे क्वेश्चन पर हम चलते हैं। आप लोग कमेंट, अच्छा ये क्वेश्चन आपको लग रहा होगा ना कि सर कहाँ पूछा गया है। बेटा ये सारे क्वेश्चंस आपके पीवाई क्यों हैं, देखो आप, एएलपी की परीक्षा में पूछा गया। ऐसे ही ये आपका दूसरा भी कहाँ था आपका, दूसरा भी क्वेश्चन आपका एएलपी में पूछा गया। तो ये सारे और 2024 के एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, अगला तीसरे प्रश्न का उत्तर, चौथे प्रश्न का आंसर आप लोग बताएं। क्वेश्चन नंबर 4, सभी लोग वीडियो के नीचे कमेंट करके क्वेश्चन आंसर देते रहेंगे बेटा। ठीक है। कहता है किसी वस्तु के अब देखो फिर से, ये एएलपी 25 नवंबर 2024 को पूछा गया। कहता है कि किसी वस्तु के स्थिति के कारण, मतलब एनर्जी पोजेस्ड बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन। अभी बताए थे पोजीशन का मतलब स्थिति के कारण, यानी हाइट के कारण, ऊंचाई के कारण कौन सी ऊर्जा होती है, तो आप बोलेंगे सर पोटेंशियल एनर्जी होती है, जिसका फॉर्मूला क्या होता था निकालने का, एम गुणा जी गुणा एच। द्रव्यमान, जी की वैल्यू 9.8, एच का मतलब हाइट, आपका ऊंचाई हो जाएगा। मजा आ रहा है तो भाई वीडियो को एक बार लाइक कर देना, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। अगला पांचवा सवाल आप लोग बताएं। कहता है कि भाई देखो, ये सवाल भी आपका एग्जाम में आया गया है। When the force and displacement are in the same direction, the work done will be। देखो बेटा, कार्य जो होता है ये मुख्य रूप से 3 टाइप के होते हैं। वर्क जो होता है आपका कार्य, ये 3 प्रकार के आपके होते हैं। ठीक है। एक होता है पॉजिटिव वर्क, 3 टाइप के होते हैं। एक होता है बेटा आपका पॉजिटिव वर्क, यानी कि जिसे धनात्मक कार्य कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, धनात्मक कार्य कहते हैं। एक हमारा होता है नेगेटिव वर्क। ठीक है, एक तो पॉजिटिव हो गया। एक हमारा होता है नेगेटिव वर्क, यानी कि ऋणात्मक कार्य हो गया। और एक हमारा बेटा शून्य कार्य, यानी जिसे हम जीरो वर्क के नाम से जानते हैं। एक हमारा क्या हो जाएगा, जीरो वर्क, यानी कि शून्य कार्य। तो कार्य हमारे कितने प्रकार के हो गए बाबू, 3 प्रकार के हो गए, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। अब एक बात अभी आप सोचो कि अभी मैंने आपको कार्य का सूत्र क्या बताया था कि W बराबर बल गुणा विस्थापन, F गुणा S, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। भाई कार्य में 2 चीज होती हैं, एक बल होता है फोर्स, और एक क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, यानी कि विस्थापन। अगर बेटा ये दोनों के दोनों बल और विस्थापन सेम डायरेक्शन में हो, सेम डायरेक्शन मतलब समान दिशा में हो, समान दिशा में हो, तो फिर कैसा काम होगा, पॉजिटिव। अगर ये दोनों ही किस में हो जाए, अगर ये दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में हो जाए, अपोजिट का मतलब क्या है, ये दोनों विपरीत दिशा में हो जाए, दोनों किस में हो जाए,
विपरीत दिशा में हो जाएं तो फिर क्या होगा, ऋणात्मक हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा अगर विपरीत हो जाएं। ठीक है, जैसे विपरीत का एग्जाम्पल क्या लेते हैं, घर्षण बल। इसका उदाहरण याद रखना, ऋणात्मक कार्य का उदाहरण घर्षण बल। घर्षण बल क्या होता है बच्चों, जैसे मान लीजिए मैं सामने की तरफ ऐसे चलने लग जाऊं, तो मेरा जो विस्थापन है वो इधर है। मैं अगर ऐसे चल रहा हूं तो मेरा विस्थापन इधर है, लेकिन आपको पता है कि एक फोर्स होता है, बल, जिसका नाम है फ्रिक्शन, इसका नाम घर्षण बल है बेटा। वो क्या करता है, वो अपोजिट यानी विपरीत सामने से लगेगा। तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ से लगा, सामने से, यानी घर्षण बल जब मैं सामने की तरफ जा रहा हूँ, ऐसे जा रहा हूँ, मेरा विस्थापन मैं चल रहा हूँ इधर, लेकिन घर्षण बल सामने से लग रहा है, तो दोनों क्या हो गए, ये विपरीत दिशा में हो गए, अपोजिट, है ना। तो घर्षण बल के द्वारा जो कार्य किया जाता है वो कैसा होता है, ऋणात्मक। तो बेटा इसका उदाहरण बहुत बार आता है एग्जाम में, कि घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य, क्या बोलो, घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य, यानी वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, वो कैसा होता है, ऋणात्मक। धनात्मक का एग्जाम्पल दो, पॉजिटिव का। पॉजिटिव के तो बहुत सारे एग्जाम्पल खुद ही जानते हो, मतलब जिधर तुम फोर्स लगाओ उधर ही विस्थापन हो जाए, सेम डायरेक्शन। मान लो मैंने कुर्सी को धक्का मारा इधर, तो कुर्सी सामने चलने लग गई, तो मैंने बल भी इधर लगाया फोर्स, और चलने भी उधर लग गई। या फिर मैंने मान लीजिए कुर्सी को पकड़ के खींचा ऐसे, तो मैंने जिधर खींचा उधर ही वो चल रही है, तो सेम डायरेक्शन में तो पॉजिटिव वर्क, अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव वर्क। ठीक है, मान लीजिए अपोजिट का एक और एग्जाम्पल लेते हैं ऋणात्मक कार्य का। मार्कर को मैं ऊपर फेंक रहा हूं बेटा, जैसे मार्कर है ऊपर फेंकूं, तो मैंने ऊपर फेंका तो इसका विस्थापन किधर है, ऊपर की तरफ। लेकिन जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, वो नीचे की तरफ लगता है। मैं ऊपर फेंक रहा हूँ, ये जा ऊपर रहा है, लेकिन फोर्स नीचे लग रहा है। तो यहाँ पे भी दोनों क्या हो गए बेटा, बल नीचे लग रहा है। देखो अपोजिट हो गए, विपरीत हो गए। तो पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है, ठीक है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण, इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर आपको मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है साइंस बाई पुष्पेंद्र सर, वहां पे आपको पीडीएफ मिलेगा। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य, यानी वर्क डन बाई अर्थ ग्रेविटी, तो ये भी ऋणात्मक हो जाएगा। शून्य कार्य कब होगा, शून्य तब होगा बेटा या तो इसमें s बराबर 0 हो जाए विस्थापन, तो w बराबर क्या होगा, 0। ठीक है, कार्य मतलब विस्थापन 0, जैसे मान लीजिए आप किसी को धक्का मार रहे हो और वो ना जाए आगे, है ना, डिस्प्लेसमेंट 0 हो, तो कार्य क्या होगा, 0। जैसे दीवार को धक्का मारना, वो कैसा है, पॉजिटिव। ठीक है, सॉरी, 0 वर्क है। क्लियर, तो आपका आंसर क्या होगा बेटा, सेम डायरेक्शन में कैसा होगा, आंसर इज द राइट बी। समान दिशा में पूछा है ना क्वेश्चन में, तो आपका ये हो जाएगा। चलो भैया, छठवें सवाल पर हम बढ़ते हैं बेटा। आप लोग कमेंट करके बताएं क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा, जल्दी से। विद टैग क्वेश्चन का लेकर आया हूं, जितने भी नए नए सवाल आपके बन रहे हैं ना 2024 के एग्जाम में या पिछले वाले एग्जाम्स में, सभी एकदम न्यूमेरिकल हो, थ्योरी हो, सब कुछ एकदम। देखो अब मैं आपको एक क्वेश्चन से उसकी पूरी थ्योरी समझा देता हूं, तो मेरा ये मजेदार तरीका आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहता है किसी वस्तु पर कार्य कर रहे पांच, देखो बेटा जब भी कोई न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आपसे पूछे, आप करना क्या, जो भी चीजें आपको दी जाती हैं गिवन, उनको पहले साइड में लिख लिया करो। देखो क्या दिया गया है, इस क्वेश्चन में कहा है कि 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है, तो बेटा एफ बराबर आपको कितना दिया है, 5 न्यूटन। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं कि भैया कार्य जो होता है, कुल वर्क, डब्लू बराबर भी कितना होता है, 5 जूल। कार्य जूल में आता है बेटा। तो विस्थापन पूछा है आपसे बेटा, डिस्प्लेसमेंट, तो अभी बताए थे हम आपको, डब्लू बराबर क्या होता है, फॉर्मूला एफ एस। डब्लू 5 है, एफ भी 5 है, तो एस निकालना है, विस्थापन। तो कर देंगे बेटा, 5 में 5 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 1 मीटर, आपका उत्तर हो जाएगा। तो क्वेश्चन का आंसर सी होगा। क्या हो जाएगा, सी भैया आपका आंसर हो जाएगा बेटा। चले 7वें प्रश्न पर चलते हैं, आप लोग बताएंगे क्वेश्चन 7 का आंसर होगा। मजेदार लग रही है ना क्लास, देखो पीडीएफ में आपको दिखा दूं कहाँ मिलेगा, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप लोग इसको ज्वाइन कर लेना बेटा। यहाँ पीडीएफ, स्पेलिंग गलती मत कीजिएगा, इसको सर्च कर लेना, साइंस बाई पुष्पेंद्र सर टेलीग्राम। ये इंस्टाग्राम है, आप मुझे यहाँ फॉलो कर सकते हैं यदि आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं तो। ठीक है, चलो बताओ क्वेश्चन कौन सा है, 7वां। कहता है कि वर्क डन बाय द मोटर पर यूनिट टाइम, देखो फिर से वही बात आ गई, वर्क डन का मतलब कार्य करना, समय, टाइम का मतलब समय से क्या दे देना है, डिवाइड। तो पावर होता है, आपको अभी बताए थे पावर होता है,
और पावर की यूनिट भी हम आपको पहले ही बता रखे हैं, ठीक है। वाट या फिर 1 किलोवाट में 1000 वाट, 1 हॉर्स पावर में 740 वाट होते हैं। क्लियर। 8वां प्रश्न बताओ। कहता है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट इज डिपेंडेंट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। गतिज ऊर्जा किस चीज पर निर्भर करती है। तो अभी हम आपको थोड़ी देर पहले बेटा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम बताए थे, 1/2 mv², 1/2 mv², है ना। तो यहाँ पे देखो दो चीज आ रही हैं, एक तो मास है, द्रव्यमान, है ना, मास, एक वेग है, वेलोसिटी। 1/2 तो कांस्टेंट है, नियत है, वो तो बदलेगा नहीं, ठीक है। तो किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, मास ऑफ द बॉडी स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी। प्रेशर पे डिपेंड करेगा नहीं। तो ओनली फर्स्ट एंड सेकंड आपका आंसर होगा, यानी कि बी, ऑप्शन नंबर बी, विकल्प बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। और स्थितिज ऊर्जा किस पे करता है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी पूछ लेता है इसी क्वेश्चन में, तो वो आपका देखो मास पे करेगा, द्रव्यमान पे, जी पे, जी तो फिक्स है वैसे भी, धरती पे तो जी की वैल्यू 9.80 लेनी पड़ेगी, एच का मतलब हाइट, तो द्रव्यमान और ऊंचाई पर निर्भर करेगा कौन, पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। 9वें सवाल का उत्तर आप लोग बताइएगा बेटा क्या आएगा। What is the unit of electric power commercial commonly used to measure household energy consumption? बेटा देखो हमारे घर में जो ऊर्जा की खपत होती है, जैसे वॉशिंग मशीन चल रही है, घर में बहुत सारे उपकरण है, फ्रिज चल रहा है, बल्ब जल रहे हैं, एलईडी हीटर चल रहा है, तो हमारे घर में जो मीटर होता है, घर के बाहर कितने बच्चों के घर मीटर लगा हुआ है, घर के बाहर जो मीटर लगा है तो उसमें रीडिंग जो आती है, बिल आता है आपके घर में बिजली का बिल, तो वो किलोवाट आवर इसके हिसाब से आता है। किलोवाट आवर ये ऊर्जा की कमर्शियल यूनिट है, जैसे घर में होते हैं ना कमर्शियल मीटर, तो ऊर्जा की कमर्शियल यूनिट, व्यावसायिक इकाई, बिजनेस के लिए जो प्रयोग की जाती है वो क्या होती है, किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर को ऐसे समझो, 1 किलोवाट आवर को एक यूनिट बोला जाता है, एक इकाई, एक यूनिट बोला जाता है। ऐसे बोला ना कि 10 यूनिट बिल आया है हमारे घर में, 100 यूनिट बिल है, तो 100 किलोवाट आवर है वो, एक यूनिट का मतलब 1 किलोवाट आवर, ठीक है। ये ऊर्जा की सबसे बड़ी यूनिट होती है एनर्जी की, इसे व्यावसायिक इकाई कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, व्यावसायिक, कमर्शियल यूनिट, इसे एनर्जी का क्या कहते हैं, कमर्शियल यूनिट, ठीक है, व्यावसायिक इकाई बेटा इसे कहा जाता है। और 1 किलोवाट आवर में ये भी याद रखना बेटा कि 1 किलोवाट आवर में कितना जूल होता है, तो 3.6 गुणा 10⁻⁶ जूल। क्योंकि देखो, देखो बेटा एक बात सुनो, एनर्जी की यूनिट जूल होती है, ऐसा ही यूनिट, और 1 किलोवाट आवर में कितना जूल, इतना जूल, ठीक है। एनर्जी का, एनर्जी जो होता है ऊर्जा, इसका एसआई मात्रक, एसआई मात्रक जो होता है, एसआई यूनिट वो जूल होता है। कमर्शियल यूनिट क्या होता है, ये होता है कॉमन यूनिट। जनरली देखो हम जैसे खाने वाली चीजें खरीदते हैं, प्रोटीन है या कोई और चीज हम खा रहे हैं, तो उस पे जो एनर्जी लिखी रहती है वो कैलोरी में लिखी रहती है बेटा, तो वो कॉमन यूनिट है। साधारण यानी डेली लाइफ में हम ऊर्जा का कौन सा मात्रक प्रयोग करते हैं, उसे हम कहते हैं कॉमन यूनिट। क्या कहते हैं, साधारण मात्रक, डेली लाइफ में जो हम प्रयोग करते हैं, साधारण मात्रक, ये होता है कैलोरी। तो ये सारी जितनी भी थ्योरी मैंने पढ़ाई है ना भाई, यही एग्जाम में आती है। और एक कैलोरी में कितना जूल होता है, कैलोरी बड़ा है तो लगभग 4.2 जूल, एक कैलोरी में कितना जूल होता है, लगभग 4.2 जूल के आसपास आपका होता है बेटा। चले, चलो भैया अब तुम 10वें क्वेश्चन का आंसर बताओ बेटा। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मतलब बेटा ऊर्जा संरक्षण का नियम आपने हमेशा से पढ़ा होगा, एक नियम है ऊर्जा संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जिसे कहते हैं भाई ऊर्जा ना तो कभी खत्म होती है ना ही ऊर्जा बनती है, केवल उसके रूप बदल जाते हैं, फॉर्म। जैसे जब सुबह मैंने खाना खाया और मैं लगातार बोलने का काम करूंगा, आपको पढ़ाने का काम करूंगा, तो मेरी जो ऊर्जा है वो ध्वनि, साउंड है, साउंड एनर्जी में बदल जाएगी, शाम को घर जाके मैं थक जाऊंगा, ठीक है। तो ऐसे बेटा, तो याद रखना, एनर्जी कैन बी क्रिएट कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू, ये सही कह रहा है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड, यानी ये दोनों ही कथन सही हैं, ठीक है, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट,
ये दोनों सही हैं। अब कुछ यंत्र हैं, कुछ डिवाइस हैं बेटा जो याद रखने हैं आपको। जैसे मोटर है, मोटर, बिजली वाली मोटर। ये मोटर जो होती है ये कौन सी एनर्जी को कौन सी एनर्जी में बदलती है, कमेंट करो चलो। मोटर तो बेटा बिजली से चलती है, मोटर बिजली से चलती है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से, यानी कि ये विद्युत ऊर्जा को किस में बदलेगा, यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगा। विद्युत मोटर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगा। ठीक है, अब जनरेटर क्या करेगा, जनरेटर इसका उल्टा काम करता है बेटा। जनरेटर से तो बिजली बनाई जाती है, मान लो घर में बिजली नहीं आ रही तो जनरेटर चला लेते हैं, तो जनरेटर इसका उल्टा काम करेगा। ये क्या करेगा, ये मैकेनिकल से यानी यांत्रिक ऊर्जा से और किस में बदलेगा, इलेक्ट्रिकल में बदलेगा, विद्युत ऊर्जा में। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, हमारे घर में जो इन्वर्टर वाली बैटरी आती है, कितने बच्चों ने देखा किसके घर में इन्वर्टर वाली बैटरी है। तो जो बैटरी होती है ना बेटा, इन्वर्टर वाली जो बैटरी होती है, तो ये कौन सी ऊर्जा को किस में बदलता है, तो बैटरी में क्या भरा रहता है, केमिकल। केमिकल का मतलब रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा को घर में क्या देगा आपको, बिजली देगा। भाई बल्ब जलाने का काम करेगा बैटरी। इलेक्ट्रिकल, केमिकल से इलेक्ट्रिकल। हमारे घर में छत पे सोलर पैनल लगे होते हैं, सोलर, सोलर सेल या सोलर पैनल छत पे जो लगे रहते हैं बेटा, सौर ऊर्जा की प्लेट कहा जाता है जिनको। ये क्या करते हैं, तो ये सौर ऊर्जा को यानी धूप से चार्ज होती है, सोलर एनर्जी को किस में बदलती हैं, विद्युत ऊर्जा में बदलती हैं। किसमें, विद्युत। हमारे घर में विद्युत घंटी, इलेक्ट्रिक बेल घर के बाहर जो लगी रहती है ना शहरों में, गांव में तो भैया नहीं लगी रहती। गांव में तो गेट को खटखटा देते हैं, ऐसे जोर से मारेंगे, थप थप थप, खोलो भैया खोलो। इलेक्ट्रिक बेल शहरों में क्या लगती है, विद्युत घंटी, उसको बजा देते हैं और अंदर आवाज आ जाती है। तो ये बिजली से चलती है, किससे, ये विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदल देगी। डायनेमो क्या करता है बेटा, डायनेमो बिल्कुल जनरेटर की तरह काम करता है। डायनेमो एक यंत्र है, बिल्कुल वो जनरेटर की ही भांति काम करेगा। यांत्रिक, मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल विद्युत एनर्जी में बदलेगा। अब आपको होमवर्क में बताना है, वीडियो के नीचे बताना है कि लाउड स्पीकर जो होता है वो कौन सी ऊर्जा को किस में बदलता है। और दूसरा आपको बताना है माइक्रोफोन, एक माइक्रोफोन होता है ना, वो कौन सी ऊर्जा को किस में बताता है। जो बच्चा इनका आंसर देगा ना, आज जितने भी क्वेश्चन मैं आपको पूछूंगा उनको हम क्या करेंगे, कल को उनको एक गिफ्ट मिलेगा। ठीक है, कल को उनको एक गिफ्ट भी मिलेगा, और वो गिफ्ट क्या होगा वो तो अभी मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। ठीक है, चलो बताओ क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा, बताओ बेटा, इसका आंसर बताओ। 11वां। गिफ्ट क्या मिलेगा वो भी मैं आपको बस बताने वाला हूँ कि जितने भी क्वेश्चन होमवर्क में हम आपसे पूछा करेंगे उन बच्चों को एक गिफ्ट दिया जाएगा, बहुत प्यारा सा। वो क्या होगा गिफ्ट, वो मैं आपको बताऊंगा कमेंट में, अभी बताऊंगा। और कमेंट में वीडियो खत्म होने के बाद देना है। ठीक है, जो होमवर्क वाले क्वेश्चन है उनका सबसे पहले जो दो बच्चे आंसर देंगे ना, दो को ही मिलेगा, ज्यादा नहीं, दो को ही हम डेली दिया करेंगे। अब रेगुलर क्लास आपकी हो गई है ना, कल को टॉपिक होगा ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण। 2 न्यूटन के बल से एक ईंट को भूमि के समानांतर ढकेलने वाले किया गया कार्य 3 जूल है। जूल है बेटा, ये जे है, जे। तो बल के द्वारा देखो बेटा, विस्थापन निकालना है, डब्लू बराबर क्या होगा, एफ एस। डब्लू कितना दिया है, 3, और फोर्स कितना दिया है, 2। एस निकालना है तो एस बराबर क्या आएगा, 2 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा, 1.5 मीटर। कितना आएगा, 1.5 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर होगा 1.5 मीटर। क्लियर। चलो बेटा 12वें क्वेश्चन का आंसर बताओ। देखो ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर हैं, टेक्नीशियन ग्रेड 3 इसके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, अगला आपको बताना है बेटा, अगला क्वेश्चन हम लेकर आए हैं, बताओ बताओ बताओ। अगला है हमारा 12वां क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, ये भी टेक्नीशियन ग्रेड 3 के पेपर में पूछा गया। कहता है 8 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु जब जमीन से 5 मीटर की ऊंचाई पर होती है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। ठीक है, तो सिंपल सी बात है बेटा, डब्लू बराबर इस, देखो पोटेंशियल एनर्जी निकालने का फॉर्मूला क्या है, डब पीई बराबर एम जी एच। क्या है, एम जी एच। एम कितना दिया है आपको, 8 किलोग्राम। जी कितना होता है बेटा, जी चलो यहाँ पे 10 ले लेते हैं, वैसे आपको 9.8 लेना होगा, पेपर में अगर 10 नहीं दिया है तो 9.8 लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे एच कितना दिया है, 5, चलो 9.8 क्योंकि इसमें दिया नहीं है ना, तो 9.8 ले लो बेटा।
ठीक है, दिया नहीं है ना क्वेश्चन में, हाँ अगर नहीं दिया है तो आपको क्या लेना है 9.8, 8 पंजा 40 गुणा 9.8, ठीक है कितना आएगा बोलो, कितना आएगा। अगर 10 लेते हैं तो सही आ जाएगा, देखो 10 लेंगे तो अगर यहाँ 10 ले लो तो सही आ जाएगा, 400 हो जाएगा, फिर तो डायरेक्टली आंसर क्या आएगा 400 जूल। अब तुम अपनी मर्जी से देखो ऑप्शन में, अब यहाँ पे 400 है, ये 400 यही सही होगा। अगर ये 10 ना लेता तो फिर शायद ऑप्शन नहीं मैच होता, मेरा 9.8 लेता। तो एक बार रख के देख लीजिएगा भाई, 9.8 या 10 दो ही वैल्यू है। चलो 13वां क्वेश्चन, आप लोग बताएंगे बेटा 13वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। उसके बाद दो प्रश्न हम आपको होमवर्क के देंगे, आप लोग फिर उनका कमेंट करके वीडियो के नीचे आंसर जरूर बताना। कहता है एक बॉल है, बॉल कितने की है, m बराबर 0.5, वेलोसिटी कितना है आपका, वेलोसिटी है 6 मीटर पर सेकंड, गतिज ऊर्जा निकालना है तो क्या होगा 1/2 mv², 1/2 m कितना है 0.5, v कितना है 6 गुणा 6, 2 से काटो 3 बार, 6 तिया 18 पंजे 90, तो 9 जूल हो जाएगा, कितना होगा 9 जूल। तो 13वें क्वेश्चन का सी आपका आंसर बेटा हो जाएगा। बहुत, अब गिफ्ट में क्या मिलेगा, जो दो क्वेश्चन अब हम आपको होमवर्क देने वाले हैं, ये सारे क्वेश्चंस PYQ हैं, आप देख लीजिएगा टेक्नीशियन ग्रेड 3 के अंदर। अब आपको दो क्वेश्चन हम गिफ्ट दे रहे हैं। ये हमारा 14वां प्रश्न होगा, जो कि हमारा एक बहुत प्यारा सा है आपका, देख लीजिए यहाँ पे होमवर्क रहेगा। एक और प्रश्न हम आपको दे रहे हैं बेटा, ये है हमारा 15वां क्वेश्चन, ठीक है, बहुत प्यारा सा सवाल है, दो ही न्यूमेरिकल हैं और मोस्टली सारी की सारी थ्योरीज की कवर कर ली है हमने। जो भी बच्चा होमवर्क का आंसर देगा उसको मैं एक बार बता दूं कि उसको क्या मिलने वाला है, बहुत खतरनाक गिफ्ट उसको हम देने वाले हैं। देखो बेटा, होमवर्क का आंसर जो भी देगा वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में, उनको मिलेगा हमारी तरफ से ई बुक फ्री, ई बुक फ्री मिलेगा, एक हमारा थ्योरी वाला ई बुक और एक हमारा क्वेश्चन वाला ई बुक, ये दोनों ई बुक हमारा फ्री मिलेगा, है ना, उस बच्चे को। ठीक है, जो भी होमवर्क में, और हिंदी मीडियम में भी है ई बुक, इंग्लिश मीडियम में। करना क्या होगा, इस नंबर पर मैसेज करना होगा जिसका नाम हम कल अनाउंस करेंगे। इस नंबर पर वो हमको मैसेज करेगा जिसका नाम कल अनाउंस करेंगे, अभी नहीं, कल को जिसका नाम अनाउंस करेंगे उसको, ठीक है। तो अभी नहीं, अभी तो विनर हम कल डिसाइड करेंगे, आप में से कौन है दो सबसे पहले जो कमेंट करेंगे होमवर्क का, तो ई बुक फ्री मिलेगा उसको। तो बच्चों मिलते हैं आपसे फिर हम अगले चैप्टर में PDF के लिए, इसको ज्वाइन कर लेना है ना, टेलीग्राम चैनल को। कल मिलते हैं, ग्रेविटेशन गुरुत्वाकर्षण हम पढ़ेंगे। आप सभी लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और जितने भी शॉर्ट्स वीडियोस हैं उनको भी देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी डेली लाइफ के जितने भी टॉपिक्स हैं सब पर हम शॉर्ट्स वीडियो बनाते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, लव यू ऑल।